दोस्तों, आज मैं आपको हिंदी ही नहीं पूरे भारतीय भाषाओं के और अगर मैं कहूँ कि सिर्फ भारत के ही नहीं पूरी दुनिया के प्रमुख कहानीकारों में मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी बौड़म आपको सुनाऊंगा। वैसे तो मैं हर बार कहानी सुनाने से पहले रचनाकार का परिचय देता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति जो साहित्य और संस्कृति में रुचि रखता हो प्रेमचंद को ना जानता हो। प्रेमचंद ने शोषितों, पीड़ितों, महिलाओं, दलितों को अपनी कहानी के केंद्र में रखकर उनकी पीड़ा को, उनके संघर्ष को पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की। तो आज मैं प्रेमचंद के बारे में इतना ही बताकर अब उनकी कहानी बौड़म आपको सुनाता हूं। बौड़म। मुझे देवीपुर गए 5 दिन हो चुके थे, पर ऐसा एक दिन भी न होगा कि बौड़म की चर्चा न हुई हो। मेरे पास सुबह से शाम तक गांव के लोग बैठे रहते थे। मुझे अपनी भोग्यता को प्रदर्शित करने का न कभी ऐसा अवसर मिला था और न ही प्रलोभन ही। मैं बैठा बैठा इधर उधर की गप्पे उड़ाया करता। बड़े लाट ने गांधी बाबा से ये कहा और गांधी बाबा ने यह जवाब दिया, अभी आप लोग क्या देखते हैं, आगे देखिएगा क्या क्या गुल खिलते हैं। पूरे 50,000 जवान जेल जाने को तैयार बैठे हुए हैं। गांधी जी ने आज्ञा दी है कि हिंदुओं में छूत छात का भेद न रहे, नहीं तो देश को और भी अदिन देखने पड़ेंगे। अस्तु, लोग मेरी बातों को तन्मय होकर सुनते, उनके मुख फूल की तरह खिल जाते, आत्माभिमान की आभा मुख पर दिखाई देती, गदगद कंठ से कहते, अब तो महात्मा जी ही का भरोसा है। न हुआ बौड़म नहीं आपका गला न छोड़ता, आपको खाना पीना कठिन हो जाता। कोई उससे ऐसी बातें किया करे तो रात ही की रात बैठा रहे। मैंने एक दिन पूछा, आखिर ये बौड़म है कौन? कोई पागल है क्या? एक सज्जन ने कहा, महाशय पागल क्या है, बस बौड़म है। घर में लाखों की संपत्ति है, शक्कर की 1 मिल सिवान में है, 2 कारखाना छपरा में है, 3-3, 4-4 100 के तलब वाले आदमी नौकर हैं, पर इसे देखिए फटे हाल घूमा करता है। घर वालों ने सिवान भेज दिया था कि जाकर वहां निगरानी करे। 2 ही महीने में मैनेजर से लड़ बैठा। उसने यहां लिखा, मेरा इस्तीफा लीजिए। आपका लड़का मजदूरों को सिर चढ़ाए रहता है, वे मन से काम नहीं करते। आखिर घर वालों ने बुला लिया। नौकर चाकर लूटते खाते हैं, उसकी तो जरा भी चिंता नहीं, पर जो सामने आम का बाग है उसकी रात दिन रखवाली किया करता है। क्या मजाल कि कोई एक पत्थर भी फेंक सके। एक मियाँ जी बोले, बाबूजी घर में तरह तरह के खाने पकते हैं, मगर इसकी तकदीर में वही रोटी और दाल लिखी हुई है और कुछ नहीं। बाप अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन वह उनकी तरफ निगाह भी नहीं उठाता। बस वही मोटा कुर्ता,
गाढ़े की तहमत बांधे मारा मारा फिरता है। आपसे उसकी सिफत कहाँ तक कहें, बस पूरा बौड़म है। ये बातें सुनकर भी इस विचित्र व्यक्ति से मिलने की उत्कंठा हुई। सहसा एक आदमी ने कहा, वह देखिए बौड़म आ रहा है। मैंने कुतूहल से उसकी ओर देखा। एक 20-21 वर्ष का हष्ट पुष्ट युवक था। नंगे सिर, एक गाढ़े का कुर्ता पहने, गाढ़े का ढीला पैजामा पहने चला आता था। पैरों में जूते थे। पहले मेरी ही ओर आया। मैंने कहा, आइए बैठिए। उसने मंडली की ओर अवहेलना की दृष्टि से देखा और बोला, अभी नहीं, फिर आऊंगा। यह कहकर चला गया। जब संध्या हो गई और सभा विसर्जित हुई तो वह आम के बाग की ओर से धीरे धीरे आकर मेरे पास बैठ गया और बोला, इन लोगों ने तो खूब मेरी बुराइयां की होंगी, मुझे ये बौड़म का लक़ब मिला है। मैंने सकचाते हुए कहा, हाँ, आपकी चर्चा लोग रोज करते थे। मेरी आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी। आपका नाम क्या है? बौड़म ने कहा, नाम तो मेरा मोहम्मद खलील है, पर आसपास के 10-5 गांवों में मुझे लोग उर्फ बौड़म के नाम से ज्यादा जानते हैं। मतलब मुझे बौड़म ही कहते हैं। मैं, आखिर लोग आपको बौड़म क्यों कहते हैं? खलील, उनकी खुशी और क्या करें। मैं जिंदगी को कुछ और समझता हूं, पर मुझे इज्जत नहीं है कि 5 वक्त की नमाज पढ़ सकूं। मेरे वालिद हैं, चचा हैं, दोनों साहब पहर रात से पहर रात तक काम में मसरूफ रहते हैं। रात दिन हिसाब किताब, नफा नुकसान, मंदी तेजी के सिवाय और कोई जिक्र ही नहीं होता। गोया खुदा के बंदे न हुए, इस दौलत के बंदे हुए। चचा साहब हैं, हर पहर रात तक शीरे के पीपों के पास खड़े होकर उन्हें गाड़ी पर लदवाते हैं। वालिद साहब अक्सर अपने हाथों से शक्कर का वजन करते हैं। दोपहर का खाना शाम को और शाम का खाना आधी रात को खाते हैं। किसी को नमाज पढ़ने की फुर्सत नहीं। मैं कहता हूं, आप लोग इतना सिर मगज जन क्यों करते हैं? बड़े कारोबार में सारा काम एतवार पर होता है। मालिक को कुछ न कुछ बल खाना ही पड़ता है। अपने बलबूते पर छोटे कारोबार ही चल सकते हैं। मेरा उसूल किसी को पसंद नहीं, इसलिए मैं बौड़म हूं। मैंने कहा, मेरे ख्याल में तो आपका उसूल ठीक है। खलील, ऐसा भूल कर भी मत कहिएगा, वरना एक की जगह 2 बौड़म हो जाएंगे। लोगों को कारोबार के सिवा न दीन से गरज है, न दुनिया से, न मुल्क से, न कौम से। मैं अखबार मंगाता हूं, स्मरणा फंड में कुछ रुपए भेजता हूं। खिलाफत फंड को मदद करना भी अपना फर्ज समझता हूं। सबसे बड़ा सितम है कि खिलाफत का रजाकार भी हूं। क्यों साहब, जब कौम पर, मुल्क पर और दीन पर चारों तरफ से दुश्मनों का हमला हो रहा हो, तो क्या मेरा फर्ज नहीं है कि जाति के फायदे को कौम पर कुर्बान कर दूं? इसलिए घर और बाहर मुझे बौड़म का लक़ब दिया गया है। मैं बोला, आप तो वह कह रहे हैं और कर रहे हैं जिसकी इस वक्त कौम को जरूरत है। खलील, मुझे खौफ है कि इस चौपट नगरी से आप बदनाम होकर जाएंगे। जब मेरे हजारों भाई जेल में पड़े हुए हैं, उन्हें गजी का गाढ़ा तक पहनने को मैसर नहीं, तो मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं मीठे लुकमे उड़ाऊं और चिकन के कुर्ते पहनूं जिनकी कलाइयों और मुट्ठों पर सीजनकारी की गई। मैं बोला, आप ये बहुत ही मुनासिब कहते हैं। अफसोस है कि और लोग आपका साथ त्याग करने को के काबिल नहीं। खलील, मैं इसे त्याग नहीं समझता।
न दुनिया को दिखाने के लिए वेश बना के घूमता हूं। मेरा जी ही लज्जत और शौक से फिर गया है। थोड़े दिन होते हैं वालिद ने मुझे सिवान के मिल में निगरानी के लिए भेजा। मैंने वहां जाकर देखा तो इंजीनियर साहब के खानसा में बैरे, मेहतर, धोबी, माली, चौकीदार सभी मजदूरों की जेल में लिखे हुए थे। काम साहब का करते थे, मजदूरी कारखाने से पाते थे। साहब बहादुर खुद तो बेउसूल हैं, पर मजदूरों पर इतनी सख्ती करते हैं कि अगर 5 मिनट की देरी हो जाए तो उनकी आधे दिन की मजदूरी कट जाती है। मैंने साहब की मिजाज कुर्सी करनी चाहिए, मजदूरों के साथ रियायत करनी शुरू की। फिर क्या था, साहब बिगड़ गए, इस्तीफे की धमकी दी। घर वालों को उनके सब हालात मालूम है। पल्ले दर्जे का हरामखोर आदमी है, लेकिन उसकी धमकी पाते ही सबके होश उड़ गए। मैं तार से वापस बुला लिया गया, पर घर पर मेरी खूब लेदे हुई। पहले बौड़म होने में कुछ और कसर थी, वह पूरी हो गई। न जाने साहब से लोग क्यों इतना डरते हैं। आपने वही किया जो इस हालत में मैं भी करता। बल्कि मैं तो पहले साहब पर गबन का मुकदमा दायर करता, बदमाशों से पिटवाता, तब बात करता। ऐसे हरामखोरों की यही सजाएं हैं। खलील, फिर तो 1 और 2 हो गए हम। अफसोस यही है कि आपका यहाँ कयाम न रहेगा। मेरा जी चाहता है कि चंद रोज आपके साथ रहूं। मुद्दत के बाद आप ऐसे आदमी मिले हैं जिससे मैं अपने दिल की बातें कह सकता हूं। इन गंवारों से मैं बोलता भी नहीं। मेरे चाचा साहब को जवानी में एक चमारिन से ताल्लुक हो गया था। उससे 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुआ। चमारिन लड़की को गोद में छोड़कर मर गई। तब से इन दोनों बच्चों की मेरे यहाँ वही हालत थी जो यतीमों की होती है। कोई बात ना पूछता था, उनको खाने पहनने को भी न मिलता। बेचारे नौकरों के साथ खाते और बाहर झोपड़े में पड़े रहते। जनाब, मुझसे ये न देखा गया। मैंने उन्हें अपने दस्तरखान पर खिलाया और अब भी खिलाता हूं। घर में कोहराम मच गया, जिसे देखिए मुझ पर त्योरियां बदल रहा है, मगर मैंने परवाह नहीं की। आखिर है वह भी तो हमारा ही खून, इसलिए मैं बौड़म कहलाता हूं। जो लोग आपको बौड़म कहते हैं वे खुद बौड़म हैं, मैंने कहा। खलील बोला, जनाब, इनके साथ रहना अजीब है। शाह काबुल ने कुर्बानी की ममानियत कर दी है। हिंदुस्तान के उलमा ने भी यही फतवा दिया, पर यहाँ खास मेरे घर कुर्बानी हुई। मैंने हरचंद बवैला मचाया, पर मेरी कौन सुनता है। उसका कफारा यानी प्रायश्चित मैंने यह अदा किया कि अपनी सवारी का घोड़ा बेचकर 300 फकीरों को खाना खिलाया, और तब से कसाईयों को गाय लिए जाते देखता हूं तो कीमत देखकर खरीद लेता हूं। इस वक्त तक 10 गायों की जान बचा चुका हूं। वे सब यहाँ हिंदुओं के घरों में हैं, पर मजा यह है कि जिन्हें मैंने गाय दी है वे भी मुझे बौड़म कहते हैं। मैं भी इसी नाम का इतना आदी हो गया हूं कि अब मुझे इससे मोहब्बत सी हो गई है। मैं बोला, आप ऐसे बौड़म काश मुल्क में और ज्यादा होते। खलील, लीजिए, आपने भी बनाना शुरू कर दिया। ये देखिए, आम का बाग है, मैं उसकी रखवाली करता हूं। लोग कहते हैं जहां हजारों का नुकसान हो रहा है वहां तो देखभाल करता नहीं, जरा सी बगिया की रखवाली में इतना मुश्तैद। जनाब, यहाँ लड़कों का यह हाल है कि एक आम तो खाते हैं पर 25 आम गिराते हैं। कितने ही पेड़ चोट खा जाते हैं और फिर किसी काम के नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि आम पक जाएं, टपकने लगें, तब जिसका जी चाहे चुन ले जाए। कच्चे आम खराब करने से क्या फायदा। यह भी मेरे बौड़मपन में दाखिल है। ये बातें हो रही थी कि सहसा
तीन चार आदमी एक बनियों को पकड़े घसीटते हुए आते दिखाई दिए। पूछा तो उन चारों आदमियों में से एक ने, जो सूरत से मौलवी मालूम होते थे, कहा, ये बड़ा बेईमान है, इसके बांट कम है। अभी इसके यहाँ से सेर भर घी ले गया हूं, घर पर तौलता हूं तो आधा पाव गायब। अब जो लौटाने आया हूं तो कहता मैंने तो पूरा तौला था। पूछो अगर तूने पूरा तौला था तो क्या मैं रास्ते में खा गया? अब ले चलता हूं थाने पर, वहीं इसकी मरम्मत होगी। दूसरे महाशय, जो वहां डाकखाने के मुंशी थे, बोले, इसकी हमेशा की यही आदत है, कभी पूरा नहीं तोड़ता। आज ही 2 आने की शक्कर मंगवाई, लड़का घर लेकर गया तो मुश्किल से 1 आने की थी। लौटाने आया तो आंखें दिखाने लगा। इसके बाटों की जांच आज करानी ही चाहिए। तीसरा आदमी अहीर था। अपने सिर पर से खली की गठरी उतार कर बोला, साहब ये 11 रुपए की खली है, 6 सेर के भाव से दी थी, घर पर तौला तो 2 सेर हुई। लाया हूं कि लौटा दूंगा, पर ये लेता ही नहीं। अब इसका निपटारा थाने में ही होगा। इस पर कई आदमियों ने कहा, यह सचमुच बेईमान आदमी है। बनिए ने कहा, अगर मेरे बाढ़ रत्ती भर भी कम निकले तो 1000 रुपए डांड दूंगा। मौलवी साहब ने कहा, तो कम वक्त टांकी मारता होगा। मुंशी जी बोले, टांकी मार देता है, यही बात है। अहीर ने कहा, दोहरे बांट रखे हैं, दिखाने के और बेचने के और। इसके घर की पुलिस तलाशी ले। बनिए ने फिर प्रतिवाद किया। पकड़ने वालों ने फिर आक्रमण किया। इसी तरह कोई आधा घंटा तक तकरार होती रही। मेरी समझ में ना आता था कि क्या करूं। बनिए को छुड़ाने के लिए जोड़ दूं या जाने दूं। बनिए से सभी जले हुए मालूम होते थे। खलील को देखा तो गायब, न जाने कब उठकर चला गया। बनिया किसी तरह न दबता था, यहां तक कि थाने जाने से भी न डरता था। ये लोग थाने जाना ही चाहते थे कि बौड़म सामने आता दिखाई दिया। उसके हाथ में एक टोकरा था, दूसरे हाथ में एक कटोरा और पीछे एक 7-8 बरस का लड़का। उसने आते ही मौलवी साहब से कहा, ये कटोरा आप ही का है गाजी जी? मौलवी चौंक कर, हाँ है तो फिर? तुम मेरे घर से इसे क्यों लाए? बौड़म, इसलिए कि कटोरे में वही आधा पाव घी है जिसके विषय में आप कहते हैं कि बनिए ने कम तौला। घी वही है, वजन वही है। बेईमानी गरीब बनिए की नहीं, बल्कि काजी हाजी मौलवी ज़हूर अहमद की है। मौलवी, तुम अपना बौड़मपना यहां ना दिखाना, नहीं तो मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं। तुम लखपति होगे तो अपने घर के होगे, तुम्हें क्या मजाल था मेरे घर में जाने का? बौड़म, वही जो आपको बनिए को थाने में ले जाने का। अब यह घी भी थाने जाएगा। मौलवी सिटपटा गया। सबके घर में थोड़ी बहुत चीज रखी ही रहती है। कसम कुरान शरीफ की, मैं अभी तुम्हारे वालिद के पास जाता हूं, आज तक गांव भर के में किसी ने मुझ पर ऐसा इल्जाम नहीं लगाया था। बनिया, मौलवी साहब आप जाते कहाँ हैं? चलिए, हमारा आपका फैसला थाने में होगा, मैं एक न मानूंगा। कहलाने को मौलवी दीनदार ऐसे बनते हैं कि देवता ही हैं, पर घर में चीज रखकर दूसरों को बेईमान बताते हैं। ये लंबी दाढ़ी धोखा देने के लिए बढ़ाई है। मगर मौलवी साहब न रुके। बनिए को छोड़कर खलील के बाप के पास चले गए, जो इस वक्त शर्म से बचने का सहज बहाना था। तब खलील ने हीर से कहा, क्यों बे, तू भी थाने जा रहा है? चल मैं भी चलता हूं। तेरे घर से ये शेर भर खली लेता आया हूं। अहीर ने मौलवी साहब की दुर्गति देखी तो चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। बोला, भैया जवानी की कसम है, मुझे मौलवी साहब ने सिखा दिया था। खलील, दूसरे के सिखाने से तुम किसी के घर में आग लगा दोगे? खुद तो बच्चा दूध में आधा पानी मिला मिलाकर बेचते हो। अगर आज तुमको इतनी मुटमर्दी सवार हो गई कि एक भले आदमी को तबाह करने पर आमादा हो गए। खली उठाकर घर में रख ली, उस पर बनिए से कहते हुए, कम तौला। बनिया, भैया मेरी लाख रुपए की इज्जत बिगड़ गई, मैं थाने में रपट के बिना न मानूंगा। अही, साहू जी
अब की माफ करो, नहीं तो कहीं का न रहूंगा। तब खलील ने मुंशी जी से कहा, कहिए जनाब, आपकी कलई खोलूं या चुपके से घर की राह लीजिएगा? मुंशी, तुम बेचारे मेरी कलई क्या खोलोगे, मुझे भी अहीर समझ लिया है कि तुम्हारी भपकियों में आ जाऊंगा। खलील लड़के से, क्यों बेटा, तुम शक्कर लेकर सीधे घर चले गए थे? लड़का मुंशी जी के को शशंक नेत्रों से देखकर, बताओ? मुंशी, लड़कों को जैसा सिखा दोगे वैसा कहेंगे। खलील बोला, बेटा अभी तुमने मुझसे जो कहा था वही कह दो। लड़का, दादा मारेंगे। मुंशी, क्या तूने रास्ते में शक्कर फांक ली थी? लड़का रोने लगा। खलील, जी हाँ, इसने मुझसे खुद कहा, पर आपने उससे तो पूछा नहीं, बनिए के सिर पर सवार हो गए, यही शराफत है। मुंशी, मुझे क्या मालूम था कि उसने रास्ते में यह शरारत की। खलील बोला, तो ऐसे कमजोर सबूत पर आप थाने क्यों कर चले थे? आप गवारों को मनी ऑर्डर के रुपए देते हैं, उस रुपए पर 2 आने अपनी दस्तूरी काट लेते हैं, टके के पोस्टकार्ड आने में बेचते हैं, जब कहिए तब साबित कर दूं। उसे क्या आप बेईमानी नहीं समझते हैं? मुंशी जी ने बौड़म के मुंह लगना मुनासिब न समझा, लड़के को मारते हुए घर ले गए। बनिए ने बौड़म को खूब आशीर्वाद दिया। दर्शक लोग भी धीरे धीरे चले गए। तब मैंने खलील से कहा, आपने इस बनिए की जान बचा ली, नहीं तो बेचारा बेगुनाह पुलिस के पंजे में फंस जाता। खलील, आप जानते हैं कि मुझे क्या सिला यानी इनाम मिलेगा? थानेदार मेरे दुश्मन हो जाएंगे, कहेंगे ये मेरे शिकारों को भगा दिया करता है। वालिद साहब पुलिस से थर थर कांपते हैं, मुझे हाथों लेंगे कि तू दूसरों के बीच में क्यों दखल देता है। यहाँ यह भी बौड़मपन में दाखिल है। एक बनिए के पीछे मुझे भले आदमियों की कलई खोलनी मुनासिब न थी। ऐसी हरकत बौड़म लोग ही किया करते हैं। मैं श्रद्धापूर्वक शब्दों में कहा, अब मैं आपको इसी नाम से पुकारूंगा। आज मुझे मालूम हुआ कि बौड़म देवताओं को कहा जाता है। जो स्वार्थ पर आत्मा की भेंट कर देता है वह चतुर है, बुद्धिमान है। जो आत्मा के सामने, सच्चे सिद्धांत के सामने, सत्य के सामने स्वार्थ की निंदा की परवाह नहीं करता, वो बौड़म है, निर्बुद्धि है। तो दोस्तों, ये थी प्रेमचंद की कहानी बौड़म। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते बुधवार को मैं एक और कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।